हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की अभी तक की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता सभी फिल्म देख रहे हैं, औरों को फिल्म दिखा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जम्मू में इस फिल्म को अपने साथियों के साथ देखा है। सिनेमा हॉल के भीतर कश्मीरी पंडितों के साथ उन्होंने इस फिल्म को देखा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस फिल्म ने इतिहास से परतें हटाने का काम किया। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में फिल्म देखी। उनके साथ पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया मौजूद रहे। सैकड़ों कार्यकर्ता भी थे। जबलपुर में बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने भी इस फिल्म को देखा। वहीं भोपाल में बीजेपी भोपाल संगठन की टीम ने इस फिल्म को एक साथ देखा। जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी और पदाधिकारियों ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सिनेमा हॉल बुक किया था, जहां बीजेपी नेताओं के साथ आम लोगों ने भी मूवी देखी। उन्होंने कहा सभी कांग्रेसियों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। वहीं सोमवार को कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा इस फिल्म को देखने जाएंगे। उन्होंने 50 टिकटें बुक करा रखी हैं। दिमाग के ऊपर जो कई पर्दे पड़े थे, उन पर्दों को हटाने वाली फिल्म थी। किस तरह से इतिहास को भी तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का काम ये कम्युनिस्ट सोच वाले लोग कर सकते हैं, ऐसी कल्पना नहीं थी। कांग्रेस की जो मतलब विफल नीतियां थी, क्या मैं कहूं कि नज़रअंदाज करने की जो प्रवृत्ति थी, उसने सब बातों को नासूर बनाया और उसका ये विभत्स चेहरा है जो आज समाज के सामने आया। ये सच है कि आप भाषणों में कुछ कहते हैं, वो उतनी प्रभावित नहीं करती है जितना आदमी विजुअल देखता है। मैंने कहा कांग्रेस की सरकारें और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतें, उनमें वीपी सिंह जी की सरकार भी शामिल थी, ये सब एक थे इस मामले में। ये कहते रहे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कभी कुछ नहीं हुआ। तभी हुआ जब देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और फिर फैसला हुआ धारा 370 समाप्त होने के बाद कि कश्मीर में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को उनकी खोई हुई संपत्ति, उनका लुटा हुआ सम्मान वापस देने का प्रयास सरकार करेगी। भोपाल के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ आज हम ये पिक्चर को देखने आए हैं। निश्चित तौर पर वो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं और कहीं ना कहीं इसमें जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों को यातना दी गई, पीड़ा दी गई, ये पिक्चर उनको देखना चाहिए। मैं तो उन्हें आमंत्रित करता हूँ, आइए हम भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल की तरफ से आप सभी कांग्रेसियों को पिक्चर दिखाएंगे। हम आमंत्रित करते हैं, आप आइए और कश्मीर द फाइल्स फिल्म देखिए। रंगमहल के बगल में संगीत टॉकीज में 50 टिकट हमने बुक किए हैं। कांग्रेस जन देखने जाएंगे कश्मीर फाइल। उसके बाद फिल्म देखने के बाद 2:45-3 बजे सभी फैक्ट के साथ मीडिया से बात करेंगे कि आखिर क्या दिखाया गया, क्या नहीं दिखाया, न्याय अहमद क्या कह रहे हैं, उसमें क्या सही है। बौखलाहट में कांग्रेस है, वो बौखलाहट में तमाम प्रकार की हरकतें जरूर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब एक्सपोज हो चुकी है। नेहरू परिवार और शेख अब्दुल्ला परिवार ने मिलकर कश्मीरियों के साथ में वहां के जमहूरियत के नाम पर जिस प्रकार की खिलवाड़ की है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। कांग्रेस कितना भी प्रयास कर ले, अब उनके पाप धुलने वाले नहीं है। रायसेन के खमरिया गांव में दो समुदायों के बीच संघर्ष के दौरान आगजनी और गोली चलने की घटना में एक शख्स की मौत हो गई। तकरीबन 35 लोग इसमें घायल हुए। घायलों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया है, जहां आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना। इस दौरान उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। घायलों को बेहतर इलाज मिले, इसका निर्देश दिया। मृतक राजू आदिवासी के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। गंभीर रूप से घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ है। अन्य घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने रायसेन जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को जरूरी सहायता देने का निर्देश दिया। सिलवानी क्षेत्र के खमरिया गांव में कल रात मामूली सी बात पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और इस दौरान आगजनी और गोली चलने की घटनाएं घटी। वहीं पुलिस ने आरोपी के मकान को धराशायी कर दिया। गांव में पुलिस बल तैनात है।
एक की दुखद मृत्यु हुई है। जिनने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैंने एक एक पेशेंट को यहां देखा है। जो घायल हैं उनके संपूर्ण इलाज की व्यवस्था की जाएगी, इलाज बेहतर हो इसके लिए मैं खुद देखने आया हूं। इलाज में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पास खमरिया गांव है, इसमें दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ। विवाद थोड़ा गंभीर हो गया और इसमें एक गोली चालन की घटना है, तो इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। सबका इलाज किया जा रहा है, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उनको मिल रही हैं। पुलिस पर्याप्त संख्या में यहाँ पर है। कारगर कार्रवाई की गई है, एफआईआर हो गई है। जो लोग आरोपी हैं अधिकतर की गिरफ्तारी हो चुकी है। फोर्स भी हम लोगों को बहुत अधिक या पर्याप्त संख्या में मिला है, जिले के बाहर से भी, जोन के बाहर से भी, और अभी कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव इंदौर दौरे पर रहे और इस दौरान यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आगामी सत्र के लिए हम सब संकल्पित हैं। कोरोना काल के बाद विकास कार्यों पर ध्यान दिया गया। इसी का उदाहरण है कि होलकर साइंस कॉलेज में उत्कर्ष बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। कॉलेज को 21 साल के बाद गर्ल्स हॉस्टल मिला। अब तक सभी काम एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक हुए। साथ ही कहा कि कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर या तीसरी, आगे भी एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार ही काम होगा। इतना ही नहीं, नई शिक्षा नीति के तहत संस्कृति से जुड़ी चीज़ों को भी लागू करेंगे। साथ ही का शिक्षा को लेकर प्रदेश का GER बढ़ा है। 2 साल पहले 24% पर थे, अब 33% पर है। वर्तमान में नेशनल GER 27% से आगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस ढंग से प्रदेश का GER बढ़ा है, लगभग 2 साल पहले हम 20% पे थे, 24 पे आए, अब 33% पे जा रहे हैं। जबकि सरकारी जो नेशनल सूचकांक है वो 27% है, तो हम उससे आगे छलांग लगाने को तैयार है। मध्य प्रदेश में कुपोषण को कम करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसी क्रम में विभाग एक और पहल करने वाला है। जानकारी के मुताबिक 21 मार्च से 27 मार्च तक प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। इस स्पर्धा का मुख्य उद्देश्य जन्म से 6 साल तक के बच्चों के कुपोषण स्तर में सुधार लाना, पोषण को बढ़ाना है। इस स्पर्धा के जरिए ऐसे बच्चों को जोड़ा जाएगा जिन्हें अभी तक आंगनबाड़ी की सुविधा का लाभ नहीं मिला है। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत, स्कूल, विशेष कैंप, स्वास्थ्य केंद्र और घर में इस स्पर्धा का आयोजन हो सकता है। इसकी प्रविष्टि पोषण ट्रैकर ऐप के ऑनलाइन मॉड्यूल पर दर्ज की जाएगी। स्पर्धा में अच्छा काम करने वाली आंगनबाड़ी केंद्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। 0 से 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों की ऊंचाई, लंबाई और उम्र का डेटा इकट्ठा करने में इससे मदद मिलेगी। सभी जिलों से स्टंटिंग और वेस्टेड और कम वजन के बच्चों का चिन्हांकन इससे हो पाएगा। एक अहम खबर है, इंदौर शहर अब 24 घंटे खुला रहेगा। ऐलान पिछले दिनों हुआ था, लेकिन अब इस पर काम हो रहा है। राज्य सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 24 घंटे खुले रहने वाले इस पूरे क्रम में होटल, रेस्टोरेंट खोलने का रास्ता जो 24 घंटे खुलना चाहते थे साफ हो गया। 26 जनवरी को स्टार्टअप समिट के दौरान सांसद शंकर लालवानी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष इस मांग को रखा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी। 24 घंटे शहर खुला रखने के फैसले से 6500 से ज़्यादा कर्मचारियों और 150 से ज़्यादा कंपनियों को इसका लाभ होगा। पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद की तरह इंदौर में भी IT कंपनियों के लिए बेहतर माहौल बनेगा। शहर के विजयनगर, स्कीम 54, पलासिया, गीता भवन, तुकोगंज जैसे कई इलाके हैं जहां पर स्टार्टअप और कॉल सेंटर्स हैं, जहां अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा BRTS पर बसों को चलाने की अनुमति भी दी जाएगी। स्टार्टअप पॉलिसी बन गई है, उसका लॉन्चिंग भी आने वाले समय में इंदौर में होने वाला है और हम चाहते हैं बहुत बड़ा कार्यक्रम इंदौर में हो। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा स्टार्टअप पॉलिसी की शुरुआत हम इंदौर से करेंगे। मुख्यमंत्री से मैंने 26 तारीख को बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री से सहमति दी, कलेक्टर ने प्रस्ताव बना के भेजा, उसकी सहमति हो गई। अब इंदौर 24 घंटे खुला रहेगा। और हमारे सहयोगी दीपक यादव इंदौर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे स्वच्छ शहर लगातार 5 बार से जो बना है, अब ये 24 घंटे खुले भी रहेगा। इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं होंगी और इसके आसान शब्दों में लोगों को मायने समझाना चाहें, क्या क्या बदलेगा इससे?
देखिए पुनीत, अगर दरअसल इंदौर में आईटी का हब लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से पिछले महीने जो स्टार्टअप समिट हुई थी उसमें मांग रखी गई थी कि इंदौर को भी 24 घंटे जो होटल्स हैं, मॉल्स हैं, इन्हें 24 घंटे खोलने की अनुमति दी जाए ताकि जो आईटी कंपनियां काम करती है उनके जो कर्मचारी हैं उनको बेहतर माहौल प्राप्त हो। और इसी वजह से करीब 150 से ज़्यादा कंपनियाँ इंदौर में इस वक्त स्टार्टअप के तौर पर संचालित हो रही, जो कि आईटी कंपनियाँ हैं, और इससे करीब 6500 कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। दरअसल क्योंकि स्टार्टअप जो कंपनियां होती हैं अमूमन अमेरिका या अन्य विदेशी देशों के लिए काम करती है, जहां पर कि डे और नाइट का टाइमिंग अलग अलग होता है और इसी वजह से देर रात तक या पूरी रात तक उन्हें काम करना पड़ता है। और चूंकि जो दुकानें हैं, जो सामान्य परिवहन की व्यवस्थाएं हैं, वो करीब 10 बजे के बाद बंद हो जाती हैं और इसी वजह से कर्मचारियों को खासी दिक्कतें होती थी और इसी वजह से ये निर्णय लिया गया। हालांकि इसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया जाएगा। जो खास एरिया हैं जहाँ पर कि स्टार्टअप कंपनियाँ अपने ऑफिस का संचालन करती हैं, जहां पर के कॉल सेंटर्स हैं जो कि 24/7 वर्किंग करते हैं, वहां उस इलाकों में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसको लेकर पहले चिन्हित किया जाएगा कि कहां पर दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी या कहां पर नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बीआरटीएस कॉरिडोर पर चलने वाली जो आई बसें हैं उनका संचालन भी रात को 11 बजे के बाद भी संचालित की जा सके कि ताकि पूरी रात भर भी किसी को परिवहन की परेशानी किसी भी कर्मचारी को ना आए। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश की जाएगी और निश्चित तौर पर कोरोना काल के बाद में जिस तरीके से पाबंदियाँ हट रही हैं और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अगर आईटी का हब माना जाए तो इंदौर है। यहाँ पर टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां तो स्थापित हो ही चुकी हैं। इसके अलावा जो अन्य भारतीय कंपनियां हैं जो कि उसमें आईटी पार्क जो निर्मित किया गया था, 2 आईटी पार्क का निर्माण हो चुका है, तीसरे अतुल्य आईटी पार्क का निर्माण लगातार चल रहा है। तो अब लगातार जिस तरीके से इंदौर में स्वच्छता में तो इंदौर नंबर 1 है, इसके अलावा जो निवेश आ रहा है और जो बेहतर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उसी के तहत ये कवायद है। और पुनीत, मैं बताना चाहूँगा इंदौर प्रदेश का एकमात्र शहर है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं और जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। उनकी जो जर्नी रही है, आज उन्होंने करीब 3 से 4 साल पहले अपने स्टार्टअप्स को शुरू किया था। कई उद्यमी हैं, युवा उद्यमी हैं, उनकी आज कंपनियां विदेशों में भी अपना टर्नओवर कर रही हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही हैं। तो उसी को देखते हुए जो संभावनाएं, उसी वजह से पुणे, हैदराबाद और जो आईटी हब्स है माने जाते थे, उसी तरीके से अब इंदौर को भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और उसी तारतम्य में अधिसूचना ये जारी की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए, जानकारी के लिए। तो जैसा दीपक हमको बता रहे हैं कि आईटी सेक्टर में जो कंपनियां और जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको इससे बड़ा बूस्ट मिलेगा, 24 घंटे खुले रहने की छूट इनको मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बेसनगर और निमखिरिया के फार्म हाउस पर जाकर डेयरी फार्म हाउस का अवलोकन किया। उन्होंने अपने खेतों पर बड़े पैमाने पर हो रही टमाटर की खेती, फल फूलों की खेती को देखा। उन्होंने कहा कि हमें काले गेहूं का उत्पादन करने वाले हैं, ये डायबिटीज़ वालों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके और गुण हैं जो उपचार में लगातार काम आते हैं, इनका प्रचार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा हमारा शरबती गेहूं और अन्य फसलें एक्सपोर्ट हो रही। शरबती के मामले में मध्य प्रदेश का अपना मुकाम है। विदिशा, रायसेन, सीहोर में शरबती गेहूं के नाम से गेहूं बिक जाता है। अब सामान्य खेती के अलावा हमें अन्य दूसरी खेती भी करनी चाहिए, जिसमें गोबर के खाद, गौमूत्र से खाद तैयार करना भी शामिल है। गेहूं अभी अपना अब एक्सपोर्ट हो रहा है, विदेशों में डिमांड है गेहूं की, रेट बढ़ भी रहा है। लेकिन अपना जो शरबती गेहूं है, एमपी वीट, जिसको वास्तव में जो मध्य प्रदेश की पहचान है, वो विदिशा, रायसेन, सीहोर इस इलाके से मुख्य रूप से होता है अपना, वो तो फिर सोना है। और चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। यूक्रेन के अधिकारियों से वार्ता कर रहे रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने कहा कि यूक्रेन को लेकर दोनों पक्ष समझौते के करीब हैं। यूक्रेन के साथ कई दौर की वार्ता करने वाले रूसी प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष ने कहा दोनों पक्ष यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की कोशिश को छोड़ने और तटस्थ रुख अख्तियार करने को लेकर समझौते पर सहमत हो सकते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री ने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरे के दौरान जापान के प्रधानमंत्री अगले 5 साल के लिए भारत में $42 अरब के निवेश का ऐलान कर सकते हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो 2022 में भारत दौरे पर आए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहली कैबिनेट मीटिंग चंडीगढ़ में हुई। भगवंत मान मंत्रिमंडल के
25,000 पदों पर तत्काल भर्ती को मंजूरी दी गई है। पंजाब के बोर्ड, कॉरपोरेशन और सरकारी दफ्तरों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। बजट जून महीने में पेश होगा। कैबिनेट ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को भी मंजूरी दे दी। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को उत्तर प्रदेश की बागडोर दूसरी बार थामेंगे। उनके नेतृत्व में लगातार दूसरी बार बीजेपी सरकार का गठन होगा। 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण है। ये कई मायनों में खास होगा। बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले लाभार्थियों को भी इसमें बुलाया जा रहा है। साल 2022 में T20 फॉर्मेट में होने वाले एशिया कप की तारीखों का ऐलान हो गया। टूर्नामेंट 27 अगस्त से शुरू होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने सालाना मीटिंग में फैसला किया, जिसमें एक बार फिर भारत पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। एशिया कप का फाइनल मुकाबला 11 सितंबर को खेला जाएगा। बैतूल पुलिस और एटीएस की टीम ने 5.5 करोड़ रुपए का अवैध मादक पदार्थ मैथाडोन पकड़ा है। बैतूल नागपुर 4 लेन पर मिलानपुर टोल नाके पर पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक में रखी एक बाल्टी में 5 किलो मैथाडोन बरामद किया गया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी आसिफ मोहम्मद और शाहनवाज मंदसौर निवासी हैं। दोनों असम से ट्रक लेकर निकले थे। मंदसौर के मैथाडोन की डिलीवरी करने जा रहे थे। पूछताछ में पता चला कि मैथाडोन, जो बहुत ज़्यादा नशीला होता है, शायद इसे अफीम में मिलाया जाता होगा। बाजार में काफ़ी महंगे दाम पर बिकता है। मुखबिर की सूचना पर हमने इसको मिलानपुर टोल के पास में राउंड अप करके और इनके पास से मैथाडोन 5 किलो प्रॉपर मंदसौर के हैं ये दोनों आरोपी, और ये असम से लेकर इन्होंने आना बता रहे हैं और मंदसौर जाना बता रहे हैं। पन्ना के रायपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम पटना में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। खाना नहीं देने पर पड़ोसी ने अपने पड़ोसी के मासूम बेटे की हंसिया से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद मौके से फरार हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। सूचना पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। आरोपी मुनीम अपने पड़ोस में रहने वाले 7 वर्षीय बालक की गला रेतकर हत्या कर दी और इसके बाद फरार हो गया। पन्ना जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पता नहीं, मौका देखा तो लड़का था, हंसिया मार, जब चिल्लाने आदमी के दो। किसने मारा? मुनीम ने। कौन है मुनीम? कहाँ के हैं? वो हमारे दाऊ का लड़का है। कहाँ के हैं वो? पटना के हैं। हत्या होने की सूचना मिली थी और जो आरोपी है वो भी उसी के गांव का है। अभी उसकी तलाश जारी है। माननीय एसपी सर के निर्देशन में टीम उसकी सर्च कर रही है। होपफुली हम उसको बहुत ही जल्दी गिरफ्तार करेंगे। मध्य प्रदेश में भी होली की खुमारी, होली का उत्साह देखते ही बनता है। प्रदेश में होली के दिन लोगों की सुरक्षा में तैनात रहने वाले पुलिसकर्मी दूज के दिन यानी आज जमकर होली खेलते नजर आए। प्रदेश में कैसे ये अलग अलग जगहों पर समारोह हुआ, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस जवानों की होली से जुड़ी ये 4 तस्वीरें। खंडवा, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, सभी जगह पूरे उत्साह के साथ पुलिसकर्मियों ने अपने परिवार और साथियों के साथ जमकर होली खेली। ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस किया है, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। लेकिन मैं उसके लिए सर क्षमा प्रार्थी हूं सर, ये माने भी बंदर है, पीछे चले जाओगे क्या मतलब? इधर इंदौर में रंगपंचमी पर निकलने वाली गेर और फाग यात्रा की तैयारी जिला प्रशासन कर रहा है। सुरक्षित यात्रा निकल सके, प्रशासन ने इसके लिए खजूरी बाजार में जर्जर हो चुके और खाली पड़े 3 मकानों पर बुलडोजर चला दिया। गेर यात्रा शहर के टोरी कॉर्नर से लोहारपट्टी, इतवारिया बाजार, शीतला माता, गौरा कुंड चौराहा, खजूरी बाजार होते हुए राजबाड़े से गोपाल मंदिर रोड, सराफा तक जाएगी। प्रशासन ने निरीक्षण के दौरान 9 मकानों को चिन्हित किया था, जिसमें से खजूरी बाजार के 3 मकानों पर कार्रवाई कर उनको गिराया गया। प्रशासन ने बताया कि रंगपंचमी पर गेर निकालने की परंपरा है और इस दौरान हजारों की भीड़ उमड़ती है, कोई हादसा ना हो इसलिए एक्शन लिया है। 3 मकान हैं जो बहुत ही खतरनाक स्थिति में हैं और खाली थे। तो ऐसे मकान चूँकि गेर में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं और क्राउड रहता है, तो ये चूँकि पहले से डिक्लेयर्ड हैं खराब खतरनाक स्थिति में, ऐसे 3 मकानों को आज हम लोगों ने सुबह तोड़ा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।